आपके जो लीडर हैं पहले का अगस्त में आए 14 अगस्त को आए, फिर फरमाया जी सितंबर ही पक्का है, फिर अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनके भाई साहब ने कहा जी अक्टूबर में आएंगे। आने का मूड है सर या नहीं है? देखिए मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा वो कब आएंगे, वो अपना फैसला करेंगे तो आपको बता देंगे। कौन फैसला करेगा? मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जी, क्योंकि उनका इलाज हो रहा है। इलाज हो रहा है, शायद खाकान वासी साहब खुदा का खौफ करें। आप रिपोर्ट मंगा लेना। देखें सफर वो कर सकते हैं लेकिन वो इस जगह मुस्तकिल ज्यादा अरसा नहीं रह सकते, इलाज जारी रहता है। आप तो वो इधर आ जाए फिर इधर से चले जाए। आप भी 3-3 रोज के लिए तो जाते हैं लंदन महीने में। यहाँ जब वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा जी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने, फिर हाई कोर्ट कहेगा जमानत दे दूं या जेल भेज दूं, ये उनका फैसला है और फिर उनकी अपील के फैसले होंगे। ठीक, तो वो अगर जेल भी गए तो ज्यादा अर्सा जेल में नहीं रह सकते क्योंकि उनकी अपीलें जो बड़ी वाज़ेह हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमारे मुल्क में इंसाफ के 2 कानून हैं, एक इमरान खान के लिए, एक नवाज शरीफ के लिए। तो बहरहाल उसके बावजूद भी मैं नहीं समझता कि उनकी अपीलें जो हैं वो उनको केसेस तो पीएमएलएन के सर, जब पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर थे पीछे तो सारे तो इतने लोगों के केसेस खत्म हुए। अब कौन किसका लाडला है या किसका नहीं है तो वो तो बात बड़ी दूर तक जाएगी, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। नहीं, ये देखें आप इसको जो है ना एक पॉजिटिवली देखें। अच्छा, कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि किसी को का केस खत्म करवा सके। तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जमात इक़्तिदार में थी, उसके बावजूद जो लीगल प्रोसेस है वो जारी है। उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। सर एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, जनरल बाजवा ने भी बताया और उन्होंने भी बताया कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल माजी में रहा है, लोगों अंदर कराने में भी रहा है, बाहर निकालने में भी रहा है, ये तो सारी चीजें लगी नहीं है ना। लेकिन कम से कम ये क्रेडिट जरूर दें कि उस बैसाखी के सहारे मियाँ नवाज शरीफ ने अपने केस खत्म नहीं करवाए। अच्छा ठीक है जी, नहीं कराया। अच्छा आप कह रहे हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि मियाँ साहब पक्का है कि वो अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें वो उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के पीएमएलएन के? इज दैट कंफर्म? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, कंफर्म नहीं है अभी? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। अच्छा नहीं, शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं जी वही होंगे। वो पार्टी के सदर हैं, अगर वो कह रहे हैं फिर दुरुस्त बात जी है। उन्होंने कहा है। अच्छा आपने नहीं सुना कि आपके सदर ने क्या कहा है नवाज शरीफ साहब के बारे में? नहीं। अच्छा आपने नहीं सुना? सुना करें सर। मैंने वो एक देखा था क्लिप उनका कि वो कह रहे थे कि अक्टूबर में आएंगे जी, और ये भी कहा कि हमारे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे अगले इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब होंगे। आप क्या सुनते हैं, अपने लीडर की बात नहीं सुनते? नहीं, देखिए वो एक कहा जाता है जब आप एक जलसा करते हैं, एक तकरीर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई फैसला मैंने देखा नहीं है। अच्छा, कोई फैसला नहीं? हाँ, हमने वैसे औरों का भी सुना है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाया, बहुत से लोग, बट आप कह रहे हैं वो खुद ही फिलबदी कहते हैं, उसमें कोई नहीं। आप सवाल करते हैं वो जवाब दे देते हैं। हम जैसे आप पूछते हैं कि मियां साहब कब आ रहे हैं तो ख्वाजा साहब भी नहीं वो तकरीर कर देते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि आपके लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में मुस्तनद नहीं है बात पार्टी के अंदर या नवाज शरीफ साहब के अपने हवाले से कि वो अगले पीएम के कैंडिडेट होंगे पीएमएलएन? ऐसी डिस्कशन कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं है। पब्लिक स्टेटमेंट दी जा सकती है, किसी ने शायद दी हो, लेकिन कोई ऐसी डिस्कशन पार्टी में नहीं हुई है। अच्छा जी, तो ये अभी जो हम दिखा रहे थे इसका मामला बिल्स विल्स का, तो शायद खाकान अब्बासी साहब, इज दिस इनएविटेबल? अगर आप बैठे होते काकड़ साहब की जगह तो फैसला करना होता तो आप क्या कहते कि भाई ये तो अब इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं, हमने आईएमएफ के साथ कमिटमेंट की है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ज़्यादा होती है, आईपीपीस को पैसा देना है, ऐसी बात है या कोई और ऑप्शंस हैं? देखिए ये पेचीदा मसला है, इतना इसको बड़ा लाइटली लेते हैं और बदकिस्मती से इसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। ये इशू नज़र आ रहा था कि ये इशू आएगा काफ़ी अरसे से, इसको किसी हुकूमत ने भी हल करने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ हल हैं लेकिन उसमें वक्त भी लगेगा और उसके लिए कुछ मुश्किल फैसले भी करने होंगे। बहरहाल अब तो बिल आ गए, क्या हुकूमत जिसे हम रिलीफ कहते हैं वो दे सकती है? रिलीफ क्या है कि पैसे हुकूमत बिल हुकूमत पे कर दे, ये रिलीफ होती है। ठीक, बिल का एक हिस्सा हुकूमत पे कर दे, ये हुकूमत नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती क्योंकि आपके पैसे ही नहीं है। आप चाहें तो सारे पाकिस्तान के बिल अदा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा इजाफी,
जब आप वो लेंगे तो आप एक गैर जिम्मेदार मुल्क बन जाएंगे कि आप कर्जे लेकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। तो IMF से भी आपकी यकीनन ये कमिटमेंट्स होंगी, हम ये इसके सब्सिडी होगी ना, नहीं देंगे तो सब्सिडी अब नहीं दे पाएंगे। तो बिल हैं, बिल ज़्यादा हैं, उसकी बढ़ने की वजूहत मैं बयान कर देता हूँ। इसका एक हल है मौजूदा इस वक्त जी, वो ये है कि इस बिल को स्टैगर कर दें, अच्छा इसको किस्तें बना दें, जब सर्दियों में बिल कम होते हैं ये वहाँ पर ऐड कर दें। यानी ये जो इस महीने का बिल है, अगले महीने का बिल है, ये 2 महीनों के बिल जो हैं अगस्त और सितंबर के, इनकी किस्तें बनाकर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उन महीनों में ऐड कर दें ताकि लोगों को रिलीफ मिल जाए। सर इसका मतलब कि जो अभी मीटिंग हुई है आज PM केटेकर PM ने की है, तो आप कह रहे हैं ये खाली जमा खर्च नहीं है, इसमें ये हल निकल सकता है, ये वाला जो ये मुझे तो यही हल नजर आता है जी। आज अवाम को रिलीफ देने का, ठीक कि उनको ये बिल आज ना देने पड़े। हाँ। वो एक हिस्सा आज दे दें जो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी आप 4-5 किस्तें वो जो आप बनाकर, फरमाया कि सर्दियों में जब कम हो ये यही हल नजर आता है। अब मसला है क्या और क्यों जी है? मसले में बहुत से पहलू हैं। हमारा फेवरेट जो इसकी वजह हम बयान करते हैं कि हमने बड़ी महंगी बिजली लगा ली है, आपने सुना IPPs होगा जी जी, IPPs है। ठीक IPPs हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा जनाब ये एक डॉक्यूमेंट है, ये इसे हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, ये मैंने बना के रख दिया। ये एक और डॉक्यूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, सॉवरेन गारंटी है, और ये एक तीसरा नेपरा ने टैरिफ दे दिया, तुम यहां साइन करो और बिजली लगा दो, हम बिजली आपसे खरीदेंगे, जब हम खरीदेंगे तो फ्यूल की कीमत भी दे देंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, उस आदमी ने नहीं कहा, और सॉवरेन एग्रीमेंट है, उसने आपको यहां पर पिस्तौल नहीं रखा कि मुझे मुझे रेट दे दो, गारंटी ठीक है। अब हम लोगों को कहते हैं तुम सारे चोर हो, अब हम कहते हैं बड़ी महंगी बिजली तुमने लगा दी है, तुम सारे चोर बन गए। तो अब आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म। भाई आपने सारे कुछ डॉक्यूमेंट दिए, किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। रिको डिक भी RK हर जगह हम ऐसे रिको डिक को आप अलग देख लें। अब बिजली महंगी क्यों हो रही है? बिजली महंगी इसलिए हो रही है, अभी ये महंगी के अलावा इसको और एक बड़ा संजीदा पहलू और भी है। पहली बात है डॉलर, बिजली डॉलर्स में है, फ्यूल भी डॉलर्स में है, वो भी डॉलर्स में है। जब IPPs एग्रीमेमेंट में डॉलर का सारा बिजली होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है ना। ठीक, मैं अगर डॉलर में इन्वेस्ट करूंगा ठीक, तो उस वक्त डॉलर में इन्वेस्ट किया तो 105 रुपए का था, अगर आज वो 305 का हो गया है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। मैंने तो डॉलर में इन्वेस्ट किया, मैं तो रिटर्न डॉलर में लूंगा। टैरिफ में आपने रिटर्न डाला, मैंने नहीं डाला, और वो एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट में है। अब आप कहते हैं उसका फ्यूल रेट वो भी आपने लिखा हुआ है कि उसके मैं हीट रेट ऑडिट कराऊंगा। ये हम जरा अपने वादे से हटते हैं इस बात पे। तो फिर जब आप डॉलर महंगे हो गए, बिजली महंगी हो जाएगी। फ्यूल प्राइसेस जब महंगी होंगी तो बिजली महंगी हो जाएगी, ठीक है। हमारी हर चीज डॉलर्स में है, और जब दुनिया में एक कमोडिटी का सुपर साइकिल है, तेल भी महंगा है, कोल भी महंगा हो गया है, आपके थर का कोयला उसके अंदर भी एलिमेंट्स है डॉलर के, वो भी महंगा हो जाता है उसके हिसाब से, ये भी महंगाई आ गई। फिर एक बड़ा मसला पैदा हुआ है जो जिसको हम देखते नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक डाउनटर्न है, आपकी बिजली की कंजम्पशन गिर गई है। तो आपने मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो इसको दूर करने के लिए पावर प्लांट्स लगे थे, जिसमें 4 LNG के थे, 3 कोल के थे, कुछ थर के लगे, कुछ न्यूक्लियर लगे, कुछ हाइडल ऑनलाइन आ गए। वो तकरीबन 12,000 मेगावाट के करीब बिजली लगी थी, कमोबेश 11-12,000। ये सारी नई बिजली थी, इसके कैपेसिटी चार्जेस हैं मियां नवाज शरीफ के ज़माने जी 13 से 18 तक, और ये बड़े कंपैरेटिव रेट्स पे लगी। ये एफिशिएंट बिजली है, ठीक, ये इनएफिशिएंट बिजली नहीं है। अगर ये ना लगते और आप पुराने प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे होते आज, तो आपका बिजली का जो अब ये बिल देख रहे हैं ना, ये 50% और होता। ये बात भी समझने की है। तो अब जब आपके इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, वो प्लांट लगे हुए हैं, उनके कैपेसिटी चार्जेस मौजूद हैं, आपकी कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, तो कॉस्ट बढ़ गया, आप उनको चला नहीं सकते। अब वो कैपेसिटी चार्जेस सारे आपके बिल पे ऐड हो जाते हैं, तो बिल बढ़ गया। ये प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। इसके अलावा एक चोरी का लिमिट भी है, जो चोरी होती है बिजली, और जो आप बिल कलेक्ट नहीं कर पाते।
मसलन मैं अभी मुझे किसी ने भेजा था कि जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ये 20, 21, 22 के नंबर्स हैं जिसे हम लॉसेज कहते हैं, यानी जी। जो नेपरा ने अलाउ किए उससे ऊपर के लॉसेज। ठीक। ये 153 अरब सिर्फ पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं लॉसेज जी, व्हिच मींस यू कांट कलेक्ट, राइट? जी, स्टोलन। जो उन्होंने बिजली मिली उनको और पे नहीं, उन्होंने 153 अरब कम वापस पे किया। ये सिर्फ एक का है और इसमें कोई भी बड़ी जिम्मा नहीं है। 193 बिलियन, 153 153 बिलियन सिर्फ एक पेशावर इलेक्ट्रिक। ये नंबर्स हैं, मेरा ख्याल दुरुस्ती होंगे, 20, 21, 22 के हैं। जो आपका लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो भी तकरीबन 72 अरब का नुकसान है। जो आपकी मुल्तान की है 75 अरब का नुकसान है। सारे सूबे इसमें मुलव्वस हैं। हैदराबाद है, हैदराबाद में भी 45 अरब का, सक्खर में 43 अरब का, कोयटा में 46 अरब का। तो हर जगह चोरी भी हो रही है और आप बिल भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे और कुछ जगह पे जो लॉसेज, टेक्निकल लॉसेज अलाउ किए हैं नेपरा ने, उससे आपके टेक्निकल लॉसेज भी ज्यादा है। तो यानी कि मामलात फिर ये तो बहुत, आपने जो फिगर्स बताई तो दिस गोज इनटू ट्रिलियंस, इसका ये मतलब 520 के नंबर हैं। मैं इसकी दुरुस्ती का नहीं कह सकता, बट ये नंबर मेरे पास आए हैं, मैं इनको दुरुस्त समझता हूं। फिर इसकी जगह आप एक और बात भी देख लें, एक जगह कोई लॉस नहीं है। एक पाकिस्तान में बड़ा सेगमेंट है जहां बिजली कंज्यूम होती है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होती है, वहां कोई लॉस नहीं है।